हेलो, आई एम संजुलता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, उसके वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। यह अधिनियम हुआ था 25 अप्रैल 1872 को और लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। जब ये अधिनियम बना था तो ये बहुत बड़ा अधिनियम था। इसके अंदर टोटल सेक्शन 266 थे और टोटल चैप्टर 11 थे। और टोटल सेक्शन 266 थे। फिर 1930 यानी 1930 के अंदर इसका चैप्टर नंबर जो 7 है उसको अलग कर दिया गया तथा एक नया अधिनियम बनाया गया जिसे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 कहा गया। फिर इसके 2 साल बाद ही इसका जो चैप्टर 11 था उसको भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूप में एक अलग से अधिनियम बना दिया गया। तो वर्तमान में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत 9 चैप्टर है। 7 हटके सेल ऑफ गुड एक्ट्स के रूप में बना तथा चैप्टर 11 पार्टनरशिप एक्ट के रूप में अलग से अधिनियमित किया गया। वर्तमान में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के जो सामान्य सिद्धांत है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके डेफिनेशंस वगैरह दी गई है, कंसिडरेशन है, वॉइड वॉइडेबल सभी के डेफिनेशन वगैरह समझाया गया ढंग से। उसके अलावा इसके अंतर्गत अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच कर देता है तो उसको क्या क्या कंपेंसेशन मिल सकते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सबके बारे में इसमें सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर 1 से लेकर 6 में यानी सेक्शन 1 से लेकर 75 तक अंतर्गत जो पार्ट ए है उसमें सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पार्ट बी है विशेष प्रकार के अनुबंध है। विशेष प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत चैप्टर 8 में है क्षतिपूर्ति प्रत्याभूति की संविदा है जिसे कहा जाता है इंडेमनिटी एंड गारंटी यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये सेक्शन 124 से लेकर 147 तक है, चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत है। फिर चैप्टर 9 है उसे निक्षेप की संविदा है यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो सेक्शन 148 से लेकर 181 तक है। इसके बाद चैप्टर 10 है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज है। ये सेक्शन 182 से लेकर 238 तक इसके बारे में बताया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 पार्ट्स है, सामान्य सिद्धांत और विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट नंबर 9 था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम पढ़ते कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक कई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें रिटर्न भी होता है, वर्बल होता है, घर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, घर के बाद जब घूमने जाते हैं जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हमसे कोई अपना कोई फ्रेंड मिलता है तो वो हमें अपने चाय पर या फिर डिनर पर इन्वाइट करता है और हम उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने उस टाइम तो अपने फ्रेंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, परंतु बाय द वे अपन नहीं जा पाते तो क्या अपना फ्रेंड अपने लिए कंपेंसेशन के लिए केस कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि हमारे घर पे नहीं आया, हमने खाना बनाया, हमारा खाना वेस्ट हो गया, हम खाना बनाने में टाइम वेस्ट हुआ? नहीं, वो नहीं जा सकता क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, केवल ये सोशल एग्रीमेंट्स है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो जो भी एग्रीमेंट है जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं एनफोर्सेबल लॉ होते हैं वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित होते हैं, उन्हीं से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में सेक्शन 2H जो सेक्शन 2H है वो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा बताता है कि वे करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, जो एनफोर्सेबल लॉ है वही एग्रीमेंट क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में आते हैं। ये तो सेक्शन 2H के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दे दी। इसके अलावा जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 कहता है कि सभी ठहराव, सभी एग्रीमेंट क्या है, अनुबंध है। कब होंगे, यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हैं, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता है, वे किसी वैधानिक प्रतिफल के लिए किए गए हैं या फिर वैधानिक उद्देश्य से किए गए हैं। ये सेक्शन 10 में बताया गया है। और सेक्शन 2H बताता है कि वे करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं संविदा का निर्माण करते हैं। तो सेक्शन 10
और सेक्शन 2H के आधार पर हम इसका एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, कम से कम 2 पार्टीज होना जरूरी है। एक पार्टी अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एक व्यक्ति अपने आप से कोई प्रॉमिस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में नहीं आता है। तो इसलिए कम से कम 2 तो होनी चाहिए, उसके बाद में चाहे कितनी भी हो। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कम से कम 2 पार्टीज होना, कम से कम 2 पक्षकार होना। 2 पक्षकार होगा, उसमें से एक जो वचन देता है उसको वचनदाता कहेंगे या फिर प्रस्तावक कहेंगे। जो प्रस्ताव करता है उसको प्रस्तावक कहते हैं। जो और दूसरा व्यक्ति कौन होगा, जो उस वचन को स्वीकार करता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसको प्रस्ताव ग्रहीता। जो प्रस्ताव स्वीकार करता है उसको प्रस्ताव ग्रहीता, या फिर जो वचन को स्वीकार करता है उसको वचन ग्रहीता भी कहते हैं। तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक तो ऑफरी, एक तो ऑफरर होता है जो ऑफर करता है, दूसरा ऑफरी जो उसको स्वीकार करता है। जैसे कि मकान है, किराए पर देना है तो एक मकान मालिक होगा, दूसरा किराएदार होगा। पट्टा देना है तो पट्टे की दशा में एक तो कौन होता है, पट्टादाता होता है यानी लेजर होता है, दूसरा होता है उसको जो स्वीकार करता है, पट्टा जो ग्रहण करता है, पट्टाधारी लेजी कहते हैं जिसको। और जब सामान का क्रय विक्रय करना हो, खरीदना बेचना हो तो एक विक्रेता होगा, एक दूसरा क्रेता होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पक्षकार का होना जरूरी है। फिर आता है 2 पार्टीज तो हो गई, फिर क्या चाहिए उनके बीच में, ठहराव होना चाहिए। ठहराव कैसे बनता है, एक पार्टी प्रस्ताव करेगी, दूसरी पार्टी उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो उससे क्या निर्माण होता है, ठहराव का यानी एग्रीमेंट का निर्माण होता है। तो दूसरा हुआ प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्ताव व उसकी स्वीकृति। प्रस्ताव को जैसे किसी कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृत कर लेता है तो उससे किसका निर्माण होता है, ठहराव का निर्माण होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट आवश्यक होता है। अब प्रस्ताव, क्या सारे प्रस्ताव भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं। इसके लिए प्रस्ताव 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है काउंटर ऑफर, इसको बोलते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। दूसरा है क्रॉस ऑफर को कहते हैं प्रति प्रस्ताव। ये क्या होते हैं, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। काउंटर ऑफर में है कि एक व्यक्ति है, ये अपनी कार 50,000 रुपये में बी को बेचने का क्या करता है, ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है। बी जो प्रस्ताव ग्रहीता है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट तो करता है, परंतु वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, परंतु वो कार 50,000 में नहीं खरीद के 40,000 में खरीदूंगा। तो वो क्या करता है, स्वीकार करता है, परंतु 40,000 रुपये में खरीदने का जो उसने जो 50,000 का ऑफर दिया था उसको नहीं माना है। उसकी जगह वो कहता है मैं 40,000 में खरीदूंगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। मतलब इसने जो ऑफर किया था बी ने उसको चेंज करके उसको स्वीकार किया है। तो जो काउंटर ऑफर है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता है। अब है इसलिए दूसरा एग्जाम्पल, ए ने इसको बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार तुम्हें 50,000 रुपये में बेचने का ऑफर करता हूँ। इसने तो क्या किया, बेचने का ऑफर किया। बी तक वो प्रस्ताव नहीं पहुंचा। बी ने उसी समय ए को एक लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी कार 50,000 रुपये में खरीदने का ऑफर तुम्हें देता हूँ। तो इसने तो क्या किया, खरीदने का ऑफर दिया, इसने बेचने का ऑफर दिया। एक ही समय दिया, सामान एक है, उसकी प्राइस भी एक है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव। दोनों ने प्रस्ताव किए हैं, किसी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एग्रीमेंट का निर्माण नहीं हुआ है जब तक इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर।
ये एक दूसरे के ऑफर एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं हुआ है। फिर आता है इसमें एक एग्जांपल, ए और बी। ए कहता है मैं अपनी कार तुम्हें 50,000 में देने का प्रस्ताव करता हूँ। बी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, मतलब कार वही है, इसने इसके ऑफर में कोई भी चेंज नहीं किया है, तो बी द्वारा जो स्वीकृति दी गई है उससे क्या बनता है, उससे एग्रीमेंट का निर्माण होगा। तो जब जो प्रस्ताव किया गया है उसको बिना किसी चेंज के, बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो प्रस्ताव होगा, जैसा प्रस्ताव किया वैसे वैसे उसकी स्वीकृति होती है, तो वो ठहराव बनता है। जब ये ठहराव विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा तो इससे कॉन्ट्रैक्ट का यानी अनुबंध का निर्माण होगा। ये हो गया, प्रस्ताव होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, फिर से ठहराव का निर्माण होता है। फिर तीसरा क्या है, वैधानिक संबंध स्थापित करने की उनकी इच्छा होनी चाहिए। जो पार्टीज है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनमें ये इच्छा होनी चाहिए कि अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया बीच हो जाए, कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दे, तो कोर्ट के थ्रू वो कंपेंसेशन पा सके, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करवा सके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उस पर लागू हो सके, उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के द्वारा पूरा करवाया जा सके। तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। तो वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम घरों में देखते हैं, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि जब तुम फर्स्ट आ गए तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, घड़ी दिलाएंगे, ये चीज़ दिलाएंगे, वो चीज़ दिलाएंगे, और वो फर्स्ट आ जाता है और पेरेंट्स कुछ भी नहीं दिलाते हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू ये नहीं कह सकता कि मेरे पेरेंट्स ने जो प्रॉमिस किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे उनके बीच में कोई वैधानिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। तो वैधानिक संबंध स्थापित होना आवश्यक होता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। इसमें केस है लॉर्ड स्टोवेल ने, जिसमें जजमेंट दिया था डालरिम्पल वर्सेज डालरिम्पल। डालरिम्पल वर्सेज डालरिम्पल। लॉर्ड स्टोवेल थे, ये कहते हैं कि जो अनुबंध है, अनुबंध क्या होना चाहिए, अनुबंध अवकाश के क्षणों का खेल मात्र नहीं होना चाहिए। यह केवल आनंद और मनोरंजन या फिर हंसी मजाक का मामला नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामों की पक्षकारों के द्वारा कभी भी क्या नहीं की गई थी, अपेक्षा नहीं की गई थी। मतलब ये केवल खेल नहीं है, इसमें वैधानिक संबंध स्थापित होते हैं। वैधानिक संबंध होंगे तो कोर्ट के थ्रू उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पूरा भी करना पड़ेगा। तो वैधानिक संबंध स्थापित करने का उनकी इच्छा का होना जरूरी है। इसके बाद में जो पक्षकार है उनमें अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। जो पार्टीज है उसमें अनुबंध करने की क्षमता का मतलब क्या हुआ, इसमें सेक्शन है 11, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम है, सिवाय 3 कैटेगरी बताई गई। एक तो माइनर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, एक अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, पागल है, जिसको समझ में नहीं आता वो क्या काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य है। तीसरा है राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति, मतलब जिसे कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया, राष्ट्रपति है, मंत्री है, कोई दिवालिया व्यक्ति है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इनके अलावा सभी व्यक्ति जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, सब कुछ समझने के उसमें सक्षम है, माइनर नहीं है, तो वो अनुबंध करने में सक्षम होगा। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध करने की क्षमता से सेक्शन 11 में बताया गया है। इसके बाद में आता है सहमति और मतैक्यता। ये क्या होता है,
सहमति अथवा मतैक्यता, इसको बोलते हैं कंसेंसस एड ईडियम। मतलब इसको अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ए है, इसके पास 2 कार्स है। एक कार तो है ऑल्टो की, दूसरी कार है क्रेटा। ये बी व्यक्ति को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपनी ऑल्टो कार बेचने का ऑफर करता हूँ, 50,000 रुपये में मैं तुम्हें अपनी ऑल्टो कार बेचना चाहता हूँ। बी इस एक्सेप्ट को स्वीकार करता है, परंतु ऑल्टो की भी नहीं करता। उसको लगता है कि ए ने क्रेटा कार बेचने का ऑफर बी को किया है, तो वो इस क्रेटा कार को खरीदने की इच्छा रखते हुए ए के एक्सेप्ट जो ऑफर उसको स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सहमति अथवा मतैक्यता नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ए ने तो ऑल्टो कार बेचने का प्रस्ताव किया था, जबकि बी ने समझा कि वो क्रेटा कार बेचने का ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बी ने सहमति दी है वो मतैक्यता यानी कि कंसेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी कोई भी एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होता है। अब है सहमति तो हो गई है, परंतु जो सहमति है कैसे दी गई है, डरा धमका के दी है कि कैसे दी है, उसने अपनी मर्जी से दी है। तो इसके लिए सहमति कैसी होनी चाहिए, सहमति स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति सेक्शन 14 में डिफाइन है। सेक्शन 14 के अनुसार कब कब एक सहमति है वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है उसके संबंध में। पहला है उत्पीड़न, इसको सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में है। कपट यानी फ्रॉड सेक्शन 17 में है। मिथ्या व्यपदेशन मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 के अंतर्गत है। फिर है गलती यानी मिस्टेक सेक्शन 20, 21 एंड 22 में इनके सबके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो जब कोई सहमति उत्पीड़न के बिना, अनुचित प्रभाव के बिना, कपट के बिना, मिथ्या विपदेशन के बिना और गलती के बिना दी गई है तो वह सहमति कैसे मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। जब इनसे विवाद होकर कोई सहमति देता है, पार्टी कोई सहमति देती तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी और वहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। अब इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया है तो एग्रीमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कोई जो पार्टीज है फ्री में किसी के लिए कार्य करेगी, नहीं। उसके बाद उसको क्या मिलना चाहिए, प्रतिफल मिलना चाहिए, उनको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जो सेक्शन है 25 वो कहता है कि बिना प्रतिफल के जो संविदाएं होती वो क्या होती है, शून्य होती है। तो संविदाओं में प्रतिफल का होना आवश्यक होता है, चाहे उसकी मात्रा कितनी भी हो, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, परंतु होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो शून्य होते हैं। प्रतिफल, और प्रतिफल कैसा होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। वैधानिक जो अवैध नहीं हो, जो वैध हो तो वो वैधानिक प्रतिफल होगा। परंतु इसमें ये भी कहा गया है, ये तो कहता है कि बिना प्रतिफल का जो की गई संविदाएं होती है वो शून्य होती है, परंतु इसके भी कुछ अपवाद है। क्या क्या अपवाद है, जब कोई ठहराव है वो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से प्रेरित होता है। एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को अपने प्रेम की वजह से, स्नेह की वजह से कुछ देता है, बिना प्रतिफल के देने का वादा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो वैलिड होता है। इसके अलावा यदि ठहराव स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए है, जैसे कि कोई व्यक्ति है रोड पे चल रहा है, उसको किसी अन्य व्यक्ति का पर्स मिलता है, उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ पर्स में, वो जो जिसको वो पर्स मिला है वो मेहनत करके उस व्यक्ति को उस एड्रेस तक, उसके मालिक तक पहुंचाता है एड्रेस के थ्रू। तो वहाँ पे जो मालिक है पर्स का वो खुशी से उसको जो ढूंढ के जो पर्स लेके आया है, उसका एड्रेस ढूंढा है, मेहनत की है, उसको कुछ देता है, तो वहाँ पर भी प्रतिफल नहीं होता है।
तो स्वेच्छा से किए गए कार्य की जो क्षतिपूर्ति, उसने जो मेहनत की है, जो उसने खर्चा किया है, उसके लिए जो देता है वो भी बिना प्रतिफल होता है, फिर भी वो क्या होता है, वैलिड होता है। इसके अलावा एक टाइम बार्ड ऋण है, टाइम बार्ड डेप्ट है। लिमिटेशन एक्ट में है कि जब कोई ऋण दिया जाता है तो निश्चित अवधि होती है, उसके बाद में वो कोर्ट के थ्रू कुछ भी नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे यदि जो जो ऋणी है उसको लगता है कि इसने जो ऋण दाता है उसने मेरी मदद की जब मेरे को ज़रूरत थी, तो मुझे उसका उधार वापस चुकाना चाहिए, वो टाइम बार्ड हो चुका है, तो अगर वो उसकी इच्छा है वो उसको चुकाता है तो वो भी बिना प्रतिफल के होता है, तो भी वो क्या होता है, वैलिड होता है। यानी बिना प्रतिफल के फिर भी वो क्या है, वैलिड होते हैं। तो ऐसे ठहराव जो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से होते हैं, ऐसे ठहराव जो स्वेच्छा से किए गए कार्य क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं, और ऐसे ठहराव जो काल बाधित ऋण यानी टाइम बार्ड ऋण के भुगतान के लिए किए गए वो भी वैलिड होते हैं। ये तो हो गया वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक है। इसके बाद आता है वैधानिक उद्देश्य से, जो पक्षकार है, जो पार्टीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किससे होना चाहिए, वैधानिक लॉफुल ऑब्जेक्ट से किया गया होना चाहिए। वैधानिक उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 25 के अंतर्गत है। वैधानिक उद्देश्य सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है कि कुछ उद्देश्य है जो लॉफुल नहीं होते हैं, इनके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता तो वैलिड नहीं होता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि जो एग्रीमेंट किया गया है उसको करना राज नियम द्वारा वर्जित है, मतलब लॉ के द्वारा क्या है वो वर्जित है, उसको बैन लगाया गया है। जैसे कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए शराब की बिक्री करना, तो वो क्या है, राज नियम के द्वारा वर्जित है। अगर शराब की बिक्री करनी तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। दूसरा है, यदि जो ठहराव किया गया है वो ऐसा है कि वो किसी कानून की जो एक्ट बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है, उसको निष्फल करता है, उसकी जो जो प्रोविजंस है उसको निष्फल करता है, प्रभावहीन करता है, तो वो भी क्या होगा, अवैध उद्देश्य होगा। जैसे कि दत्तक ग्रहण अधिनियम है, उसमें अगर कोई पेरेंट्स है अपना बच्चा किसी को दत्तक देना चाहता है तो इसमें लिखा हुआ कि कोई भी मौद्रिक प्रतिफल न तो लिया जाएगा न ही दिया जाएगा। यदि इसमें कोई मौद्रिक प्रतिफल लिया जाता है, दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है दत्तक देने के लिए, और अगर उसको मान्यता दे दी जाती है तो क्या होगा, दत्तक ग्रहण जो अधिनियम है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो जो ठहराव है वो कैसा होना चाहिए, जो प्रचलित कानून है, कानून की व्यवस्था है उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। फिर है कपटपूर्ण उद्देश्य से कोई किया गया हो, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से ही किया गया हो। यदि जो एग्रीमेंट किया गया किसी व्यक्ति को मारने कूटने के लिए किया गया, उसके हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, तुम इतना दूंगा, या उसकी संपत्ति उसको नष्ट कर दो, जला दो, तोड़ दो, तो वो भी क्या होगा, अवैध उद्देश्य होगा। इसके अलावा यदि कोई ठहराव किया गया वो अनैतिक है, अनैतिक मतलब जो गलत काम के लिए किया गया हो, जैसे कि वेश्यावृत्ति करने के लिए मकान को किराए पे देना, उसको गाड़ी किराए पे देना, तो ये क्या है, अनैतिक है। या फिर जो लोक नीति के विरुद्ध है, लोक नीति के विरुद्ध मतलब जो जैसे कि रिश्वत देना, रिश्वत देने से क्या, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। रिश्वत दे के परीक्षा में अच्छे नंबर देना, रिश्वत दे के नौकरी दे देना, तो या फिर कोई अन्य कोई पद उसको प्राइवेट नौकरी वगैरह दे देना, सरकारी नौकरी दे देना, ये तो क्या आता है, ये लोक नीति के विरुद्ध है। तो क्या होना चाहिए, उद्देश्य वैधानिक होने चाहिए। कौन कौन से उद्देश्य जो अवैध है वो सेक्शन 23 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो बात के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, निश्चितता। सर्टेनिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे कि ए कहता है बी को कि मैं अपना मकान तुम्हें 5 या फिर 6 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 में बेचना चाहता है कि 6 लाख में बेचना चाहता है, यहाँ पे कोई भी निश्चितता नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए निश्चितता होनी चाहिए, तो 5 लाख में बेचेगा या फिर 6 लाख में बेचेगा, तभी उससे एग्रीमेंट का निर्माण होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। अब इसके बाद में आता है निष्पादन की संभवता। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, निष्पादन की संभवता। जो निश्चितता है वो सेक्शन 29 के अंतर्गत दिया गया है।
निष्पादन की संभवता सेक्शन 56 में दिया गया है। इसके अंतर्गत है कि इसमें एक व्यक्ति है, वो बी को कहता है कि तुम अगर समांतर लाइंस मिला दोगे, पैरेलल लाइंस उसको मिला दोगे तो तुम्हें 1000 रुपये दूंगा या इतने रुपये दूंगा। तो ये क्या है, संभव नहीं हो सकती है। यदि ए कहता है बी को तुम मुझसे आकाश से तारे तोड़ के लाओ, मैं तुम्हें इतने रुपये दूंगा, तो वो भी क्या है, वो संभव नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें जो काम करना है वो क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए, जिसका पालन किया जा सके। तो निष्पादन की संभवता होना आवश्यक होता है। सेक्शन 53 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है सेक्शन, इसमें पॉइंट नंबर 11 कहता है कि जो ठहराव है, जो एग्रीमेंट है, वो क्या होने चाहिए, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों में से नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे ठहराव जो स्पष्ट रूप से उसको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, वो अगर होंगे तो उससे, ऐसे ठहरावों से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता है। कौन कौन से हैं, जैसे अव्यस्त के साथ की गई है, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अनसाउंड माइंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो क्या होंगे, वो वैलिड नहीं होते हैं। अवैधानिक उद्देश्य से किए गए हैं, प्रतिफल के बिना किए गए हैं, या फिर किसी व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले हैं, व्यापार में रुकावट डालने वाले हैं, अनिश्चित अर्थ वाले हैं, असंभव कार्य को करने वाले हैं, और इसके अलावा बाजी के ठहराव है। ये क्या होंगे, सारे के सारे व्यर्थ घोषित ठहराव है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसे एग्रीमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद में है जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके लिए क्या कोई औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज होती है। हम डेली रूटीन में देखते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होता है, कोई वर्बल ही हो जाता है, और कोई तो होता है जिसके बाद हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। जैसे अपन ने टैक्सी हायर की कि हमें यहाँ पे जाना है, हम उसके अंदर बैठ गए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो गया कि हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे पहुँचने के बाद हम उसको, जो टैक्सी वाला उसको अपन उसको पे करेंगे, जो जितना रेंट बना, किराया बना, उसको हमें पे करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, गर्भित कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो ये मौखिक भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मौखिक, लिखित, गर्भित, किसी भी प्रकार से हो सकता है। परंतु अगर किसी विधि है, कोई कानून बना गया, उसके अंदर कोई अधिनियम, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होना चाहिए, तो हमें वो पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि मकान खरीदना, तो हमें उसे रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, लिखित में उसका जो एग्रीमेंट होता है वो लिखित में करना पड़ता है। तो इसमें तो जहाँ पे राज नियम में, कानून में कुछ औपचारिकता का पालन करना कहा गया है, तो वो हमें पूरी करनी होगी। जैसे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 299, उसके अंदर बताया गया कि जो सरकार के साथ जो भी अनुबंध होंगे वो प्रत्येक क्या होंगे, लिखित में होंगे। तो सरकार के साथ किए जाने वाले सारे अनुबंध लिखित में करने होंगे। तो 12वां पॉइंट क्या है, औपचारिकताओं का पालन। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ पाए जाने जरूरी होते हैं। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट है वो कम हो जाएगा तो एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा, वो केवल एग्रीमेंट ही रह जाएगा, उसे कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। तो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एक साथ एक एग्रीमेंट में होने जरूरी है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्रीमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। प्रस्ताव की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति होते ही वो किस में बदल जाता है, वो वचन में बदलता है। वचन मतलब एक पक्ष का वचन देता है, दूसरा को स्वीकार करता है, तो वचन देने वाला वचन पालन करना पड़ता है, दूसरा पक्षकार वो उसके बदले में उसको कुछ प्रतिफल देगा। इसमें वचन में जब प्रतिफल मिलता है तो उससे क्या बनता है, करार का निर्माण होता है। करार का निर्माण हो गया।
जब एक करार है वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा तो इससे क्या बनेगा, अनुबंध का निर्माण होता है। अनुबंध यानी कि संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का से निर्माण होता है। ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2H। वो कहता है कि ऐसे सभी करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, विधि के द्वारा प्रवर्तनीय कौन होंगे, जो जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। और जैसे विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा वो करार क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो करार क्या होता है, करार होता है जब एक व्यक्ति है प्रस्ताव करता है, दूसरा उसको स्वीकार कर लेता तो वहाँ पे क्या बनता है, एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके आवश्यक एलिमेंट्स क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हमने शुरू में पढ़ा था। थैंक यू।